और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। आखिरकार मुंबई, जिसे देश का सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए माना जाता था, आज ये भावना भी तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। जरा सोचिए, 23 साल की एक लड़की जो एक फोटो जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार जो कि फोटोग्राफ खींचती है, उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है, जो गैंग रेप हुआ है, उसने अपने आप में मुंबई की अस्मिता को आज सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। हड़कंप मचा। आनन फानन में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और तमाम जानकारी होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस एक आरोपी को अभी तक गिरफ्तार कर पाई है, 4 अभी भी फरार हैं। और यह सब कुछ हुआ दिन दहाड़े मुंबई में, वो शहर जिसे हम पूरे देश भर में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? लगता तो नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियां थम नहीं रही। माया नगरी मुंबई कुछ दरिंदों की करतूत के चलते एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहाँ के लोअर परेल इलाके में एक महिला फोटोग्राफर से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला फोटोग्राफर एक इंग्लिश मैगजीन के लिए काम करती है और घटना के वक्त वो मुंबई की चाल पर स्टोरी कवर करने गई हुई थी। पीड़िता की माने तो वारदात के वक्त उसका पुरुष मित्र भी उसके साथ था, लेकिन आरोपियों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर महिला से गैंग रेप किया। महिला पत्रकार से सामूहिक बलात्कार की खबर लगते ही पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपियों के स्केच तैयार किए गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 20 टीमें बनाई और एक आरोपी को पकड़ने का दावा भी किया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। सबके सब आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उसके लिए अपनी टीम लगी हुई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का बचाव करने की पूरी कोशिश की। सत्यपाल सिंह ने कहा कि पुलिस को घटना के बारे में देर से पता चला। सत्यपाल सिंह की माने तो वारदात में 20 से 22 साल के युवक शामिल हैं और आरोपी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। इन तीनों ने उसमें से जो बाद में जो लड़का आया था, अपनी बेल्ट निकाल करके इस लड़के के हाथ थोड़ा पीछे बांध कर रखे, लेकिन वो खुल के बेल्ट से ठीक नहीं बंधे, दोबारा बांधे। उसको कोई ज्यादा मारा नहीं है, एक बार उसका बेल्ट से वो किया है, लड़की को कोई मारा नहीं। उसके बाद बोला इनसे अलग अलग पूछताछ करना पड़ेगा और पूछताछ करने के बहाने लड़की को 15-20 फुट लेकर के, वहां बड़े झाड़ हैं, कुछ लोग शायद गए भी होंगे उधर, झाड़ शंकर काफी हैं उधर, खंडर की जगह थी। उसके बाद 2 लोग इन्होंने और बुलाए और इन लोगों ने 2 लड़के थे, मतलब 2 आरोपी जो थे, जो ये लड़का था उसके साथ रहे और बारी बारी से इन लोगों ने ये विभत्स काम किया। अत्यंत धक्कादायक, निंदनीय जिसको हम कह सकते हैं, ये घटना ऐसी घड़ी है। वहीं जसलोक अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला फोटोग्राफर को अंदरूनी तौर पर काफी गहरी चोटें आई हैं। डॉक्टरों की माने तो पीड़िता का एक छोटा ऑपरेशन किया गया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। थोड़ा जैसे आप सब समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि थोड़ा मानसिक संतुलन इस टाइम पे थोड़ा सा इंसान पूरा बैलेंस नहीं रख पाता है। तो शी इज फाइन, शी इज टॉकिंग, बट शी इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, बट आई एम श्योर शी विल कम आउट। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने 2 आरोपियों के बारे में जानकारी दी है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के नाम बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 नशेड़ियों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा पुलिस की 20 टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई हैं। दिल्ली के निर्भया केस को अभी तक लोग ठीक से भूल भी नहीं पाए थे कि मुंबई के सामूहिक बलात्कार की घटना ने समाज के घाव एक बार फिर से ताजा कर दिए हैं। एक और जहां सारा देश इस घटना की निंदा कर रहा है, वहीं मुंबई का पत्रकार समुदाय भी इस घटना को लेकर काफी आहत है। उन्होंने इस मामले के गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़कर फास्ट ट्रैक अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक महिला पत्रकार के साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद तमाम आरोपी फरार हो गए। ऐसा लगता है जैसे कि आनन फानन में की गई इस पूरी पड़ताल में समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग क्या करें। आम आदमी आज त्रस्त है। मुंबई, जिसे पूरे देश में सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां परिस्थिति इतनी खराब हो सकती है, ऐसा कोई सोच में नहीं सकता है सपने में। और ऐसे में अब सड़क पर लोग उतर आए हैं।
देखिए, इस तरह की घटना दोबारा होती है, बार बार होती है। इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि जो लोग इस तरह की घटना करते हैं उनके मन में कोई डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, हमारी जो कानून व्यवस्था में सजा मिलेगी उसका डर नहीं है, और समाज के अंदर इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं जिनसे लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आज तक जो केस दिल्ली में हुआ उसका कोई फैसला नहीं आया। स्विस लड़की के साथ हुआ तो उसका फैसला आ गया, उसके बाद हुआ। लेकिन दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घटी, उसके बावजूद आज तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस तरह की सजा मिलेगी, और बहस में ही वो केस चल रहा है। तो फिर किसी के मन में डर नहीं है, और ये जो लोग बैठ के सिर्फ देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि बिना कुछ किए काम चलने वाला है, उनको ये जान लेना चाहिए कि आज किसी के घर की लड़की सुरक्षित नहीं है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो मुंबई में इंसिडेंट्स हो गया है वो स्टेट का मामला है। तो भी मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक एक्यूज्ड को उन्होंने कस्टडी में ले लिया है, बाकी प्रोग्रेस में है। सरकार कानून तो बना रही है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने में सरकार कमजोर रह रही है। और जिस तरह से मुंबई में ये कांड हुआ है, ये बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से मांग करती रही है कि हम कानून तो बनाएंगे, लेकिन जो इच्छा शक्ति है कानून लागू करने की, समाज के अंदर चरित्र निर्माण की भी बात होनी चाहिए कि इस तरह से इतने गिर जाएंगे लोग, इतने कड़े कानून के बाद भी जो बलात्कारी हैं उनके मन में डर पैदा नहीं हो रहा है। उनके मन में डर पैदा करना ताकि कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत ही दुखद घटना मुंबई में हुई है। हमने मुंबई पुलिस से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है और हमने उनको ये भी कहा है कि जल्द से जल्द जो लोगों ने इस दरिंदगी की है उनको गिरफ्तार तत्काल किया जाए और तत्काल उनसे जो नए कानून के अंतर्गत ट्राई करके सख्त से सख्त सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ये जो पूरे देश में जो महिलाओं के साथ ये जो जुल्म जाती हो रही है, खास तौर से बलात्कार की ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि इन घटनाओं को लेकर तो राज्यों की सरकारों को भी गंभीर होने की जरूरत है और सेंटर की सरकार को भी। तो जब तक सेंटर और राज्यों की सरकारें गंभीर नहीं होंगी और मजबूती से ठोस कदम नहीं उठाएंगी, तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म की वारदातें रुकेंगी नहीं। देखिए, कल रात जो मुंबई में घटना घटी है, एक हमारे महिला पत्रकार के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, इसे ठोस कदम नहीं उठाएंगी तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म की वारदातें रुकेंगी नहीं। देखिए, कल रात जो मुंबई में घटना घटी है, एक हमारे महिला पत्रकार के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। मुंबई में आमतौर पर पूरे हिंदुस्तान के सभी शहरों से तुलना करें तो महिलाएं सुरक्षित हैं, फिर भी इस प्रकार की घटनाएं हमको चौंका देती है और हमें परेशान करती है। मैं चाहूंगा सबसे पहले मुंबई पुलिस सख्ती से पेश आए और जो भी बलात्कारी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार से एक पत्रकार महिला के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, मैं समझता हूं कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको बताने की जरूरत है कि इस तरह की हरकत करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जरूर आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही खड़ा होता है कि मुंबई, जिसे आप सबसे सुरक्षित मानते थे महिलाओं के लिए, आज ये तिलिस्म, ये सपना, ये द्वस्वप्न भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए डॉली ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और थिएटर में सक्रिय काफी रही हैं। इस वक्त साथी वर्तिका नंदा हमारे साथ जुड़ रही हैं और विकास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। चर्चा शुरू करें इससे पहले बहुत छोटा सा जवाब इस बात का, विकास, मुंबई पुलिस क्या उन 4 आरोपियों की तहकीकात में कोई और कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है? उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव होती दिख रही है, कुछ अंदाजा?
देखिए, जो हमारे सूत्र बताते हैं अजय, उनके मुताबिक इन 4 आरोपी जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनका आइडेंटिफिकेशन मिल चुका है और उनके लोकेशन के बारे में भी पुलिस को पता है। उनको पकड़ने भर की देरी है, ऐसा मुंबई पुलिस का दावा है। मुंबई पुलिस कह रही है कि 20 टीमों का गठन किया गया है जो मुंबई और मुंबई से बाहर भी भेजी गई हैं। जी। लेकिन एक सवाल का जवाब जो मुंबई पुलिस नहीं दे पा रही है वो ये है कि जियोग्राफी की बात करें तो जहां पर घटना हुई, मतलब महालक्ष्मी का शक्ति मिल्स कंपाउंड, उसके बाद जसलोक हॉस्पिटल, और जहां के ये लोग बताए जा रहे हैं, जहां के ये आरोपी बताए जा रहे हैं, महालक्ष्मी स्टेशन के पास का धोबी घाट इलाका, ये पूरा 6 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर पूरी वारदात इतने 6 किलोमीटर के भीतर ही होती है तो इन 5 आरोपियों को पकड़ने में आखिरकार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त क्यों लग जाता है, ये इसका जवाब जो है मुंबई पुलिस के पास नहीं है। आनंद फानन में एक गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में कोई साफ संकेत मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। अजय जी, विकास, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। डॉली जी, अब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में एक जमाने से आप रह रही हैं, वहां की संस्कृति से आप बहुत भली भांति परिचित रही हैं, लेकिन आज क्या आप मुंबई में अपने आप को और तमाम महिलाओं को सुरक्षित मानेंगी? ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, डॉली जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वर्तिका, हम यही सवाल अब आपके सामने रखना चाहेंगे। एक फोटो जर्नलिस्ट, आप खुद पत्रकार रह चुकी हैं, और एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ अगर इस तरह का हादसा होता है, ये अपने आप में संकेत देता है कि एक पत्रकार की जो एक वजन होता है, उससे भी आज लोगों को डर नहीं लगता। असल में औरतें खिलौने की तरह सबको दिखाई देती हैं, और जहां अकेली है या जहां भी असुरक्षित दिखाई दे तो बाकी सारे तत्व सामने आते हैं। लेकिन अजय, इसमें एक बड़ी गंभीर बात है। निर्भया वाला मामला हुआ, बहुत सारी डिस्कशंस हुई और एक तरह से मैसेज कन्वे करने की कोशिश हुई कि जैसे अब हिंदुस्तान में रेप होने बंद हो जाएंगे, वायलेंस होनी औरतों के खिलाफ बंद हो जाएगी। पर अगर आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद ये बढ़ा है। इस मामले में भी बोला जा रहा है कि ग्रूसम रेप था, और ग्रूसम तो था ही। तो हम कहाँ चूके? हम सबसे पहले इस बात पर चूके हैं कि इंसिडेंट तो होता ही है, महिलाएं सुरक्षित तो है ही हैं, लेकिन उसके बाद हमारा कानून और पूरी की पूरी वो सत्ता जिसका काम इम्प्लीमेंट करने का है, वो बहुत कमजोर है। अभी जब मैं पॉलिटिशियंस के बयान सुन रही थी तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरा मन कह रहा था, लुक हु इज टॉकिंग, लुक हु इज टॉकिंग। आप कह रहे हैं क्या आपको चिंता है इस बात की? ये तमाम वही लोग हैं जो बिल पास करवाने के समय तो अपनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, लेकिन आज स्थिति वही बनी हुई दिखाई दे रही है। जरा हम डॉली जी के पास चलने की दोबारा कोशिश करते हैं। डॉली जी, अभी लगता है वहां अभी दिक्कत है, लगता है, इसलिए हम उनसे बात करेंगे। वर्तिका जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी कि हमने जब चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, पास नहीं होने दिया, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। निर्भया का मामला हुआ, इतनी ज्यादा जब तक जनता सड़क पर नहीं आई। इस बार भी जब मुंबई में जनता सड़क पर आ गई तो पुलिस को पसीना छूटने लगा। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, निर्भया के मामले पे 1000 करोड़ रुपए के फंड की बात हुई थी, उस फंड का क्या हुआ? सख्त कार्रवाई की बात हुई थी, आप उस 1000 करोड़ की बात करती हैं, मैं तो उससे भी एक दूसरा आंकड़ा रखता हूँ बातचीत के दौरान। 270 करोड़ रुपए महिला विकास मंत्रालय को प्लानिंग कमीशन से दिया गया है 2009 से 2012 के बीच में रेप विक्टिम्स को देने के लिए। उसमें से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, सारा पैसा प्लानिंग कमीशन को वापस दे दिया गया है। तो इस देश में बलात्कार पीड़ितों के लिए क्या भलाई हो सकती है, आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं। डॉली जी, माफ कीजिएगा, हम आपकी बात उस समय सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन क्या आज आप अपने आप को महफूज मानती हैं? क्या आपको लगता है कि मुंबई वही है जहां एक जमाने में आप थी और लगातार वहां उस दिन से लेकर आज तक के मुंबई में कोई बदलाव दिख रहा है आपको? मुंबई बहुत बदल गया है। जब हम लोग यहाँ पे पहले आए थे तो मुंबई ऐसा नहीं था, और अफसोस की ये बात है कि हमें बहुत शर्म आती है अब ये कहते हुए कि हमारे शहर में ये हो रहा है। और जैसे जरूर बलात्कार और रेप ये सब होते रहे हैं, होंगे। इस वक्त हमें डर इस बात का लग रहा है कि बिल्कुल हमारे घर के पास आ गया है। जी। मैं महालक्ष्मी के बिल्कुल पास रहती हूँ, जसलोक हॉस्पिटल मेरे 50 गज के फासले पे है। जी। तो और इसीलिए मीडिया ने भी इन बातों को काफी बढ़ा के किया है, क्योंकि अब ये सिर्फ दूर के गांवों में ही नहीं मगर शहरों में आ गया है, बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में आ गया है। इसलिए अब आप लोग इसको इतना महत्व दे रहे हैं। लेकिन और बहुत अफसोस की बात है कि ये हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हो रहा है क्योंकि ये मॉरल पुलिसिंग जो आप लोगों ने शुरू की है,
वो मॉरल पुलिसिंग के मारे लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है। आप लोग बार डांसर्स को बंद कर देते हैं। कितनी पॉपुलेशन थी जो उससे अपना टाइम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट या जो भी कुछ लेती थी। ये सब हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और आप लोग ने ये सब बंद करके, इसका ये मतलब नहीं है कि अब लोग कुछ और नहीं करेंगे, तो इसलिए अब लड़कियों पे ज्यादा वो लोग। लेकिन डॉली जी आज महत्व की बात यह है कि हमारे देश में बलात्कार को रोकने के लिए एक से एक पुख्ता कानून मौजूद हैं। इसके बावजूद बलात्कार हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुंबई में कानून का खौफ पहले ही कम हो गया है? क्योंकि माना जाता रहा है अब तक कि मुंबई कर आमतौर पर कानून से जरा डरा करते हैं, कानून का पालन करते हैं। अरे करते होते तो ये हालत होती हमारी, अगर कानून से डरते या पुलिस से डरते। आपको कितने केसेस मिले हैं जहां पे पुलिस वालों ने भी बलात्कार किया है। हमारे मरीन ड्राइव पे हुआ है जहां एक लड़की को दोपहर में उसको अब्यूज किया था जी। तो आप माने कहाँ पे सुरक्षा उनको मिलती है? मगर हमारी जो संस्कृति है उसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक आप लोग स्कूलों में सेक्स एजुकेशन नहीं देते। अब सोसाइटी को और हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, माँ बापों को स्कूलों में सारे जो धर्म के संस्थाएं हैं उसमें बताना चाहिए, बच्चों को वहां से पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये हम लोग क्योंकि को लेकर माँ बाप बयान सुने, इससे पहले कि जब हम पॉलिटिकल बयान सुनते हैं ऐसे मामलों को लेकर, कुछ शब्द बड़े कॉमन हैं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें से कितने लोगों ने इस पर वाकई में गहनता के साथ विचार किया है? 85% केसेस जो पेंडिंग है कोर्ट में, वो महिलाओं से और बच्चों से लिंक्ड हैं। क्यों लिंक्ड हैं? क्यों ये पेंडिंग है? दूसरी बात, ये फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? निर्भया केस दिसंबर में हुआ, आज इतने महीने हो गए। ये फास्ट ट्रैक की अगर ये गति है तो आप ये मान लीजिए कि कॉमन कोर्ट की क्या गति होगी। ये इस देश की गति को बता। बिल्कुल, अगर कोर्ट की स्थिति नहीं, अगर देखें इस पूरे मामले के बाद भी, फोटो जर्नलिस्ट के साथ बलात्कार के मामले के बाद भी एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमिताभ बच्चन ने इस बारे में अपनी राय सामने रखी है। आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद ये भी दिखाएंगे कि लता मंगेशकर ने क्या ट्वीट किया है। लेकिन सवाल हम एक बार फिर वही दोहराना चाहेंगे, जब कोई हादसा होता है, जब कोई घटना होती है तो हर कोई प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती हमारे देश में, और यही विडंबना है। अमिताभ बच्चन क्या कह रहे हैं, पहले ये देखिए। कल जो मुंबई में हुआ वो बहुत ही एक घिनौना कांड हुआ है, दर्दनाक है, और हम सब बहुत शर्मिंदा हैं इस बात से। मुंबई शहर को हमेशा एक बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता रहा है, और हम सब इस बात का बड़ा गर्व करते थे कि हम मुंबई के निवासी हैं, जहां पर इस तरह के कांड नहीं होते, जहां पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं। लेकिन कल जो कांड हुआ है एक 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ, और न केवल उसके साथ बलात्कार हुआ है बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से और दिन दहाड़े, और एक ऐसे स्थान पर जो कि शहर के एकदम बीचों बीच में है। तो ये सुन करके बहुत बलात्कार हुआ है बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से और दिन दहाड़े, और एक ऐसे स्थान पर जो कि शहर के एकदम बीचों बीच में है। तो ये सुन करके बहुत दर्द होता है कि हमारे देश को क्या हो रहा है। ये मुंबई शहर जिस पे हमें इतना गर्व था, उसके लोगों को क्या हो गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लता मंगेशकर ने अपने ट्वीट के जरिए कैसे इस पूरे हादसे को लेकर अपनी निराशा सामने रखी है। आइए अब आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई में एक महिला फोटोग्राफर के साथ 5 राक्षसों ने बलात्कार किया है और सरकार इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। गौर करने की बात है महाराष्ट्र सरकार के लिए कि लता मंगेशकर इस तरह की बात साफ तौर पर कह रही हैं। उनका कहना है इस घटना का मैं धिक्कार करती हूं, और क्या ऐसे निर्दयी लोग के डर से अब औरतें घर से बाहर निकलना बंद कर दें? अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमारा कानून और सरकार पर से आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा। मुंबई के युवाओं से उन्होंने आह्वान किया है कि मुंबई के युवा अब सामने आएं और फिर रक्षा करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि गुनहगारों को, जो ऐसे गुनहगार हैं, उन्हें सिर्फ ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए,
बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए। कितनी निराशा है लता मंगेशकर के इस बयान में, और आज के मौजूदा प्रशासन, कानून के पालन करने वाली तमाम एजेंसियों के साथ साथ ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एक ऐसी गायिका का दर्द है जो सामने आ रहा है जिन्होंने बचपन से अपने आप को मुंबई में स्थापित किया था। जाहिर सी बात है आज वो खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रही होंगी। डॉली जी, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के बयान तो हमने सामने रखे, आप भी कह रही हैं कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक सवाल जी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ जी डॉली जी, लेकिन सरकार की भूमिका पर क्या आप लोग आज आवाज उठाने को तैयार हैं? क्या आज आम मुंबईकर ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में निर्भया केस के बाद हर कोई सड़क पर आता हुआ दिखाई दे रहा था, प्रदर्शन आज भी हुआ है, लेकिन क्या ये आगे भी चलता रहेगा? क्या आप लोग ये कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जमकर इस पर कार्रवाई करे? हमारे आज आजाद मैदान में लोगों की गैदरिंग हुई थी और हम लोग सब बहुत अपसेट है और ये होता रहेगा, क्योंकि बहुत अपसेट है और ये होता रहेगा, क्योंकि मुंबई का ऐसे चुप नहीं बैठता है। और ये जो घटना हुई है, आप लोग बार बार जर्नलिस्ट कर रहे हैं, मगर ये कई लड़कियों के साथ हो सकता है, किसी भी ये कि एक महिला के साथ हुआ है वो बुरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को उसका नहीं, बिल्कुल इसमें ये बात नहीं है कि वो सिर्फ पत्रकार होने की वजह से इस पूरे मामले को हम ज्यादा उठा रहे। नहीं डॉली जी, एक महिला के साथ अगर इस तरह की हरकत होती है तो अपने आप में बहुत चिंताजनक है ये। वर्तिका, हम तमाम डिस्कशंस करते हैं और अगर निर्भया या उसके बाद के तमाम मामलों की बात करें तो न्यूज नेशन पर पता नहीं ऐसी कितनी चर्चाएं हम कर चुके हैं, लेकिन ढाक के 3 पाक की स्थिति है। आप बात करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। राजनेताओं पर भरोसा कर नहीं सकते, पुलिस कार्रवाई करती नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स, उनके लिए तो सोने के अलावा कोई काम है ही नहीं। आज से कई साल पहले एमएमसी रेप केस हुआ था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक रेप हुआ था, जो कि वहाँ की एस्पायरेंट, जो वहाँ पर एक स्टूडेंट थी, डॉक्टर अब वो हो गई हैं, और जब उनके साथ रेप हुआ, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरे पीएचडी का विषय था, उसने कहा था कि उस एक्यूज का नाम राहुल था, उन 2 एक्यूज में से एक का। दिल्ली पुलिस ने रातों रात करीब 50 राहुल जमा कर लिए थे और उनमें से एक राहुल को पकड़ा गया था, लेकिन उस सारे मामले की पूरी कार्रवाई होते होते, उस केस को सॉल्व होते होते एक अरसा लगा था और सजा मिलते मिलते अरसा लगा था। इस केस का मैंने जिक्र इसलिए किया, कुछ मामलों में रिपोर्टिंग को लेकर भी बड़ा सजग होना चाहिए। इस लड़की का मुझे ख्याल है उसको साइकोसिस हो गया था बाद में, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, जिस तरह से उसका नाम बार बार आता रहा। मेरा मानना यह है ऐसे मामले हमारे तभी कमजोर पड़ते हैं, हमारा लेंस आरोपी पर बार बार नहीं पड़ता, हमारा लेंस जाता है बार बार विक्टिम पर। लोग जानना चाहेंगे विक्टिम कौन थी वो फोटोग्राफर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन था वो एक्यूज्ड, और क्या हम ऐसे एक्यूज्ड को सरेआम वाकई में क्या हम उन्हें सजा देने के लिए हम तैयार हैं, और हम बहिष्कार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि आखिरकार तमाम कानूनों के बावजूद अगर हमारे देश में उसका पालन नहीं हो पा रहा है तो ये जिम्मेदारी कौन उठाने को तैयार होगा? क्या वो राजनेता जो कानून पास करके बस चुपचाप किनारे बैठकर बयान जारी करते रहते हैं, या वो पुलिस जो कि अपनी निष्क्रियता को बार बार साबित करती रहती है? आइए आपको दिखाएं कि मुंबई में यह पहला मामला नहीं है, जैसा कि डॉली जी कह रही हैं। ऐसे पहले भी कई मामले हो चुके हैं, लेकिन मामले की तह तक पहुंचना या फिर उसे अंजाम तक पहुंचा पाना अपने आप में मुनासिब नहीं हो पाता। और इतना ही नहीं, मुंबई की बात तो छोड़ दीजिए, और शहरों में लगातार इस हादसे के बाद भी बलात्कार होता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंबई कैसे दागदार होती रही है, और उसके बाद एक अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि इस बलात्कार के बाद भी पिछले 24 घंटे में और ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन हमारे देश में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। विदेशी महिला से ब्लेडबाजी, 18 अगस्त 2013। मुंबई की लाइफलाइन लोकल अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लोग अपने दफ्तरों से घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन तभी लोकल ट्रेन में एक विदेशी महिला पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया। दरअसल बीते रविवार शाम 5 बजे मिशेल डॉलमार्क नाम की एक महिला कोलाबा के एक चर्च से प्रार्थना कर वापस लौट रही थी। जब ट्रेन मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक लड़का महिला कंपार्टमेंट में घुस आया। मिशेल को कंपार्टमेंट में अकेला पाकर इस लड़के ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन जब मिशेल ने इसका विरोध किया तो लड़के ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया और मोबाइल छीनकर वो चरनी स्टेशन पर उतर गया। घायल महिला हमले के बाद मुंबई सेंट्रल पहुंची, जहां जीआरपी ने उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। हमले में विदेशी महिला की गर्दन, बांह और उंगलियों पर घाव हुए हैं। आमतौर पर लोकल में महिला कंपार्टमेंट में पुलिस के जवान तैनात रहते हैं,
लेकिन जिस वक्त ये वारदात घटी तब डिब्बे में कोई पुलिसकर्मी नहीं था। युवती पर फेंका सरेआम तेजाब। इससे पहले 2 मई को दिल्ली के रहने वाली प्रीति राठी माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने पहुंची थी। प्रीति का नेवी के नर्सिंग विभाग में सिलेक्शन हुआ था और वो अपने पिता और मौसी के साथ पोस्टिंग के लिए मुंबई आई थी। लेकिन जैसे ही प्रीति स्टेशन पर उतरी तो पीछे से एक शख्स तेजी से आया और उसने प्रीति के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में प्रीति के हाथ समेत उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और तेजाब प्रीति के मुंह के रास्ते उसके पेट में पहुंच गया, जिसके चलते प्रीति के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा। हमले के फौरन बाद प्रीति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 महीने तक मौत से जंग लड़ने के बाद प्रीति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में भी एक तरफा प्यार की थ्योरी की तरफ इशारा किया, लेकिन हमलावरों को सजा दिलाने में कामयाब अब तक नहीं हो सकी। टीम न्यूज नेशन। मुंबई के साथ ऐसा लगातार होता रहा है। ममता शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं विमेंस कमीशन की। ममता जी, हाँ जी, सबसे पहला सवाल ये कि हम लोग लगातार इस तरह के मसलों पर प्रतिक्रियाएं लेते रहते हैं। विमेंस कमीशन इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार भी करेगी और भेज भी देगी, लेकिन बात तो वही है ना, ढाक के 3 पात। तमाम कानून बना दीजिए लेकिन उसका पालन कभी नहीं हो सकता, उसका खौफ कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मैं नहीं सोचती कि इतने कानून बनाने से कोई फायदा हो पाएगा। तो ले दे के बात वही आती है कि आखिर दामिनी केस के बाद इतने कानूनों में बदलाव आया, सब हुआ, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आने की वजह से भी एक खौफ पैदा नहीं हुआ है। ममता जी, तो यही तो सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आखिरकार किस पर डाली जाए? विमेंस कमीशन क्या इस बारे में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है? बिल्कुल, हम तो बार बार कहते हैं कि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो आप ये बताइए कि खौफ किस बात का? तो क्या ममता जी ये माना जाए कि आपकी आवाज दरअसल एक ऐसे कान पर पड़ रही है जो सुनना नहीं चाहता, यानी कि एक ऐसी सरकार है जो आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सरकार आवाज नहीं सुनना चाहती, लेकिन सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो कानून बने हैं उनके तहत कार्रवाई जरूर, और जो आरोपी है, जो अपराधी है, उनको पूरी सजा मिले। नहीं तो ममता जी, इसमें यही तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं। आप कहती हैं कि आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, सरकार कहती है कि कानून बना दिया है, पालन होना चाहिए, हर कोई कहता है होना चाहिए, करेगा कौन? इस बिल्ली को कौन बांधेगा? इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये बताइए। ये कानून बनाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसको लागू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, मैं नहीं सोचती कि इन सब अपराधों में कमी आएगी। ममता जी, फिर यहाँ पर अगर माफ कीजिएगा, मुझे ये सवाल नहीं ऐसे पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर महिला कमीशन की अध्यक्षा की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि महिला कमीशन के बनाए रखने की जरूरत ही नहीं है? बंद कर देना चाहिए इसे, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती। हम इसमें सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे और वार्ता भी करने की कोशिश करेंगे कि कानूनों की क्रियान्वित अब बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बम्बई जितना सेफ था, आज बड़ा शर्म आ रही है लोगों को, खासतौर से बम्बई वासियों को, ये कहते हुए कि बम्बई में इस तरह का केस हुआ है। जरूरी होती है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बम्बई जितना सेफ था, आज बड़ा शर्म आ रही है लोगों को, खासतौर से बम्बई वासियों को, ये कहते हुए कि बम्बई में इस तरह का केस हुआ है, जहां बॉलीवुड से लेके और सारे ही। तो ममता जी, इसका हल बताइए ना। हर कोई तो ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, करने को कोई तैयार नहीं। आप कहती हैं आप सुझाव दे रही हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है हमने कानून बना दिया, पुलिस का काम है करना चाहिए। पुलिस कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो फिर आम जनता जाए किसके पास? गैंगरेप तो फिर कभी नहीं रुक सकता, रेप कभी नहीं रुक सकता, क्या हम इसे मान लें? हेलो जी ममता जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है कि ममता जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रही हैं, शायद ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ममता जी की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हाँ, हम ये सवाल जरूर आपके लिए छोड़े जाना चाहते हैं
कि जब तमाम विमेंस कमीशन या ऐसे कमीशन बनाए जाएं जिनके अध्यक्षों की बातों को कोई ना सुने, सरकार कानून बनाकर चुप्पी साध ले और कहे कि पालन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस कहे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या हमारे देश में वाकई में इंसाफ हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो आखिरकार हम इस सरकार को चुनते क्यों हैं?